ठीक है भैया? यस। चलो सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। देखो साधारण भाषा में बात करूं तो आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ एटम होते हैं, पहली बात तो ये पता होगा, कंफर्म है। अब उसमें से किसी एक का एटम का जो मास होता है वही उसका एटॉमिक मास होता है। अब एक एटम का मास, क्योंकि एटम बहुत सूक्ष्मतम या बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसकी वजह से हम उस एक एटम का मास निकाल सकते नहीं ऐसे, और वेरी करता जाता है वो, तो उसको हम एक स्टैंडर्ड यूनिट में निकाल, जैसे हाइड्रोजन में अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन एक यूनिट मास की तरह से बिहेव करता है, 1 प्रोटॉन होता है उसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं एक हाइड्रोजन का मास अगर मान लो निकालने जाऊं, तो या तो जैसे हाइड्रोजन की स्केल पे मैं उस मास को निकाल लूं और बाकी सबको हाइड्रोजन से मैं रिलेट कर दूं कि भाई देखो, अगर हाइड्रोजन के पास एक मास था या हाइड्रोजन के पास 5 यूनिट मास था, तो ओवरऑल हमारे पास कार्बन के पास कितने यूनिट मास होगा, या फिर कार्बन के पास, या फिर हमारे पास ऑक्सीजन के पास कितने यूनिट मास होगा, या नियोन के पास कितने यूनिट मास होगा। तो मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले निकालना है एक यूनिट का मास, उसके बाद पहले एक का मास निकालना है, फिर बाकी का मास हमें उसे रिलेट करके कैलकुलेट कर देना है। चलो तो सबसे पहले लिखो यहां पर यार, एज वी नो an element consists of number of atoms one atom is a smallest unit. One atom is a smallest unit. So we cannot easily calculate masses every time. We know one hydrogen atom is having smallest unit of mass. Smallest unit of mass. One hydrogen atom. कितने बच्चे ऑनेस्टली बता सकते हैं कि उन्होंने 7 वीडियो मिनिमम देखा हुआ है? कितने बच्चे इस क्लास में? सर पहले देखे थे। नहीं, जो चलो एक बार आईजेएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक बार छोड़ दो, बाकी जो बचते हैं जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको मैंने बोला था मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना, नहीं आए तो एक बार सीरीज देखने की कोशिश करना, बट किसी ने नहीं देखा ना। सर 3 देख ली। बेटा सर मैंने 3 क्या तो होता है यार, एक्सक्यूज देते रहते हो ऐसे यार, छोटी बातों देखी पे। थी सर, मैंने सर 6 देखे, सर मैंने 6 देखे। आदित्य गोयल अकेले को छोड़ के किसी ने 6 नहीं देखी ना? सर आइडियल तो थी सर, मैंने 10 के 10 देख लिए। किसने 10 में 10 देख लिए? सर मैंने मोहित नाम क्या अग्रवाल। है? मोहित अग्रवाल। तो मैंने आपसे पूछा भी था सर की, और वो रिलेशन नहीं आ रहा था सर, वो मोलैरिटी और मोलैलिटी का। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय गैलो-सैक्स लॉ? सर अभी याद नहीं है। खत्म हो गए? ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, देखने सर का 2 महीने पहले देखे थे 8 वीडियो। देखने का मतलब आता है बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कि देख लिया कोई वहां, वो मूवी देखने के लिए तो ना कहा था मैंने यार, देखने का मतलब तुम्हें आना चाहिए कि ऐसे बेवकूफ बना रहे हो यार तुम उठ के सुबह सुबह। और कोई
सर तब आता था रिवीजन। हाँ सर तब आता था, 2 महीने पहले देखे। हाँ बेटा, फिर ऐसे धीरे धीरे खाना खाना तो नहीं भूल गए, या फिर धीरे धीरे तुम कपड़े पहनना नहीं भूल गए? इसका मतलब ये तुम्हारे रेगुलर लाइफ का पार्ट नहीं है। सर धीरे मैं धीरे बताऊं गीलुजियाक्स लॉ क्या सर होता मैं है? बताऊं। बेटा, तुम गैलोसाइक लॉ क्यों बताओगे? तुम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बता दो, जो तुम कर रहे हो ना। अभी अभी मैं आया हूं करके। चलो, बढ़िया बढ़िया, गुड। As we know, one atom is having smallest unit of mass, so we can calculate the masses in relative to हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास भी हम हाइड्रोजन के रिलेशन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हाइड्रोजन के पास ग्राम में मास कितना होता है? कोई बताएगा एक प्रैक्टिकल वैल्यू? सर 1 ग्राम। 1.673 into 10 to the power अच्छा सर, minus एक एटम के 24। पास अरे भाई साहब, ऐसा मत करो यार। मुझे लगा पूरे एक एक एलिमेंट। अच्छा, एक एलिमेंट भी कोई चीज होती है? एक Yes, एलिमेंट भी sir. कोई पार्टिकुलर चीज होती है क्या? क्या एक माचिस के डिब्बे जैसा जैसा अगर पार्टिकल बन जाए तो वो एक एलिमेंट है? एक एलिमेंट का क्या तुम मतलब समझते हो? एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड इज नो इन द मेजरमेंट ऑफ मासेस और इन द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट्स। एलिमेंट अगर 5 किलो का सोना है तब भी वो आयरन एलिमेंट है, अगर वो 3 किलो का सोना है तब भी वो आयरन एलिमेंट है, एक माचिस की डिब्बी जैसा है तब भी वो आयरन एलिमेंट है। एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड इन द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ मासेस। सो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो एक एटम का मास होता है। हाइड्रोजन मास 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम होता है, और ये है फॉर 1 एटम। अब मैं अगर बात करूं आपको कि अगर कार्बन के पास कितने कार्बन के पास कितने होते हैं एटम्स? सर उसका भी सेम होगा। सर सेम होगा। कार्बन का भी जो एटम होगा, उस पार्टिकुलर एटम का जो मास होगा वो कितना होगा? वो भी सिमिलर टाइप का ही होगा। एटम का जो हर डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी में हम आगे पढ़ेंगे कई सारी चीजें कि वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट का जो मास होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन अभी के लिए हम बोल सकते हैं कि वो एक सिमिलर टाइप का, जैसे एटम जैसे कार्बन जैसे हाइड्रोजन के एटम का मास है वैसे कार्बन के एटम का भी मास होता है। ठीक है, लिख लिया? यस यस सर। यस सर। चलो, तो वैसे हर किसी का एटॉमिक मास निकालना इज नॉट इजी। अब किसी का भी मास निकालोगे एटम का मास, तो वो किस यूनिट में आएगा? 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम के यूनिट में आएगा। अब इस ग्राम के यूनिट में मास को निकालना इतनी सिग्निफिकेंट फिगर में पॉसिबल नहीं है। -24 के टर्म में आप किसको किसको बोलोगे? तो इसको एक स्पेसिफिक टर्म से डिफाइन किया गया। इसको मास यहाँ पे लिखना, मास रिलेटिव टू कार्बन 12। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बताइए। सर आपने कैलकुलेट के बाद से क्या लिखा था, थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर देंगे? रुक जाओ बेटा। definition of the atomic mass in terms of carbon, so please write the definition. atomic mass expressed as to how many times an atom of a substance heavier than 1/12th
mass of the carbon 12 atom. कार्बन 12 का मास नंबर कितना होता है? कार्बन 12 का मास नंबर कितना होता है? सर 12U. Carbon 12 is having mass number 12, मास नंबर 12, क्यों 12 होता है? क्योंकि कार्बन हमारा 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन कंटेन करता है, कंटेन करता है, तो सर इसलिए इसका वेट 12। ठीक है। सर कनेक्ट. क्या बोल रहे थे? लिख लो। अब बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट पे। एटॉमिक मास यूनिट, यार एटॉमिक मास यूनिट का मतलब कुछ बहुत बड़ा स्टैंडर्ड टर्म नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे अगर एक केला है, मान लो, अब मान लो कई सारे फल हैं आपके कटोरी में या फिर आपके टोकरी में, कई सारे फल हैं। अब आपसे बोला गया जो फल 1 है, फल 2 है, फल 3 है, फल 4 है, ये कुछ 4-5 फल हैं आपकी कटोरी के अंदर। अब बोल दिया जाए कि जो फल 1 है ये भी 10⁻⁻7 के फैक्ट में है, और इसका जो मास है वो 3 × 10⁻⁷ है। फल 2 कितना है? 3.92 × 10⁻⁷ है। फल 3 कितना है? आपसे बोला जाए कि 4.5 × 10⁻⁷ है। हर कोई 10⁻⁷ की रेंज में है, ठीक है। और ये 5.3 × 10⁻⁷ है, ये हमारा 6.9 × 10⁻⁷ है, लेकिन हर कोई 10⁻⁷ के रेंज में है। तो rather than कि बार बार आपको 10⁻⁷ लिखना पड़े, आप अगर 10⁻⁷ को एक यूनिट या एक फैक्टर मान लो u, या इसको मान लो p या x या q, कुछ भी मान लो, तो आप उसके टर्म में लिख सकते हो। चलो मान लो मैंने मान लिया कि 10⁻⁷ इज इक्वल टू u होता है, मान लो। एक तरीके कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, इसका मतलब यू नहीं होता, मतलब, लेकिन मैं अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अभी मान लो मैं बोलूं कि 10⁻⁷ का मतलब u होता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि F1 का मास क्या है, तो क्या कोई बताने देगा? सर इसका 3u है, इसका 3.92, इसका 4.5u, इसका 5.3u है, इसका 6.9। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो उसी तरह से कार्बन का जो मास है, कार्बन के मास को भी रिलेट करने के लिए या कार्बन 12 के मास को रिलेट करने के लिए भी हमने एक यूनिट बनाई है कि अगर हम कार्बन 12 का मास डिफाइन करेंगे तो पहले लिखना एटॉमिक मास यूनिट, जैसे यू होता है वैसे एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पहले हम बात कर लें, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी। एटॉमिक मास यूनिट, तो एटॉमिक मास यूनिट को AMU भी बोलते हैं, और आजकल इसको डायरेक्टली U भी लिख देते हैं, ठीक है। U या AMU दोनों बोल सकते हैं, यूनिट या AMU। तो AMU क्या होता है? 1/12
1/12 the mass of a carbon 12 atom or 1U is equal to, अच्छा 1/10 of the carbon 12 atom, इसका मतलब क्या हुआ, कोई समझाएगा? mass of carbon 12 atom और 1/12 उसके 1/12 सर मैं बताऊं सर, कार्बन 12 एटम का मास के 1/12। हाँ, अगर कार्बन 12 एटम का मास 12 है, कुछ भी आता है, कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, 2 रुपए आता है तो 2/12, अगर 5, अगर ये इसका मास 3 लौकी के बराबर है तो 3/12, मतलब कुछ भी है, आप जो भी मास इसका आ रहा है उसका डिवाइड बाई 12 अगर करेंगे तो वो हमारा 1 AMU या 1 U के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आती है वो 1 U की आती है 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम। मतलब जितना एक 12 का एक कार्बन या मास ऑफ द कार्बन 12 का जितना आया ना एटम का, उसका 1/12 करने पर 1 U मिलता है और 1.66 into 10 to the power -24 आता है ग्राम में। अभी अगर मेरे को किसी भी पार्टिकुलर सब्सटेंस का मास लिखना पड़े ग्राम में, या किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट का मास ग्राम में लिखना पड़े, तो क्या मैं लिख नहीं सकता? बिल्कुल सर, क्योंकि यस हाइड्रोजन सर, लिख सकते हैं। लिख सकते अभी मेरे पास हैं। कार्बन के टर्म में 1 U की वैल्यू पता है, अगर मैं हाइड्रोजन का लिखूंगा तो ये 1 U होगा, अगर ये हीलियम का लिखूंगा ये 2 U होगा, अगर मैं बस केवल उसका एटॉमिक नंबर, जो भी उसका एटॉमिक नंबर होता है उसके फैक्टर में आएगा, और ये अगर मैं लिथियम का लिखूंगा ये 3 U आ जाएगा, अगर मैं नाइट्रोजन का लिखूंगा कितना आ जाएगा? 7 क्या 7U नहीं, एटॉमिक मास तो, सॉरी एटॉमिक मास तो इसका ट्वाइस होगा ना? यस सर, 4 भाई, U होगा सर, 4 U और 7 U नाइट्रोजन का सर, वो लिथियम का 7 U होगा अप्रोक्सीमेटली। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का 16 U और सोडियम का सोडियम का 22 23 ठीक है, कोई दिक्कत है? नो सर। लिख लिया? यस सर। सर बस 1 सेकंड ऊपर स्क्रॉल करना। ओके, थैंक यू सर। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सर, किसी भी मॉलिक्यूल का मास, होल मॉलिक्यूल जैसे सर सर किसी मॉलिक्यूल या फिर सर किसी भी कंपाउंड का मास, मॉलिक्यूलर मास होता टोटल मास ऑफ अ कंपाउंड। कोई एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन बताओ यार। मॉलिक्यूल्स अभी एटम का था तो वो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना हीवियर है, वो एटॉमिक मास था। मॉलिक्यूलर मास तो किसी मॉलिक्यूल का मास कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना हीवियर है, दैट विल बी मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अरे यार तुम्हारी क्लास का मास निकालना है तो अब तुम्हारी क्लास अगर उस श्रेणी में एग्जिस्ट करती है तो तुम्हारी क्लास का मास कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना हीवियर है, दैट इज योर मास ऑफ योर क्लास। कोई दिक्कत? है। ओ सर, ये भी हो सकता है ना कुछ ज्यादा ही आएगा, यस सर, बहुत ज्यादा ही आया सर। 10 पर raised to एटम्स भी 20 तो ज्यादा है ना? 25 की वैल्यू में आएगा क्या सर, पावर बहुत ज्यादा होगी सर उस वैल्यू की जो भी। मास ऑफ ए मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर मास
molecular mass is expressed as how many times the mass of a substance या mass of a molecule लिख सकते हो, the mass of a substance heavier than mass of a molecule लिख लो, mass of a molecule heavier than mass of 1/12 part of the carbon. यहाँ पर भी बहुत सोचने की बात नहीं है। अगर मैं लिखना चाहूँ वाटर का मास, आप डायरेक्टली 18 यू लिख सकते हो। अगर मैं लिखना चाहूँ CO2 का मास, आप यहाँ पर 44 यू लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर O2 का लिखना चाहूँ, आप 32 यू लिख सकते हो। N2 का लिखना चाहूँ, आप 28 यू लिख सकते हो। तो आप इनको सिस्टम में डिफाइन कर सकते हो। सर H2SO4 का मास 98 होता है ना? जी बिल्कुल। तो सर आपने लेक्चर में सर इधर 100 लिखा था। कहाँ पे? सर लेक्चर के अंदर सर आपने ऐसे लिख दिया होगा। तुम्हारे तो कल पेपर में भी शायद H2SO4 आया रहा होगा। यस सर आया था। यस सर आया था। सर इजी था ना रेड ऑन वालों के लिए? यस सर बहुत इजी दिया था सर इस बार तो आपने। यस सर। पता नहीं यार। सर आपने सर डबल हाइड्रेटेड H2SO4 का निकालवाना था। किसी के फुल मार्क्स है केमिस्ट्री में? सर फुल तो नहीं आया। नहीं आ पाए, कौन सा गड़बड़ हो गया? सर थोड़े बहुत सर वो जो वाला था ना सर HNO3 वाला। बॉन्ड वाला। यस सर वो वाला गलत यस हो सर। गया। यस सर HNO3 वाला हो गया था। ऑप्शन नहीं। इतना नहीं सर मेरा उसमें डाउट था इसलिए मैं छोड़ दिया। सर मेरा भी हो रहा था कि मैंने डबल 98 वाला। लिखा था तो उसमें 132 आया तो गलत हो गया। 98 डबल हाइड्रेटेड का 98 कैसे लिख दिया? 134 था उसका। यस सर 134 आंसर था। खत्म हो गए? सर मेरे 2 आए हैं, सब वो वाले नहीं आए बस। अरे तो वही तो बेटा देखो, एक मार्जिन जो क्रिएट होता है दो अच्छे बच्चों के बीच में, या फिर दो एक अच्छा स्पेशल बच्चा क्लास में है और बाकी सब गधे हैं, उसमें जो मार्जिन होता है वो इन्हीं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से क्रिएट होता है। आपको पता होगा कि एक नंबर आपकी रैंक को 2-2 3-3 गिरा देता है। तो वो एक आध क्वेश्चन ही डिसाइड करता है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, बाकी तो सब ऐसे ही हवाबाजी है। ठीक है सर, आगे चलें? यस सर। ओके, तो अभी मैं थोड़ा कैलकुलेट करना बता देता हूँ आपको। मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट वैसे मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी क्लास में, तो मुझे लगता नहीं कि प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे अभी निकालना है H2SO4 का ही। चलो H2SO4.2H2O, कल आपने हाइड्रेटेड फॉर्मूला लिखा होगा H2SO4.2H2O का, तो आपको यहाँ पर समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि H2SO4 का ऑलरेडी 98 होता है। आपको मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ H2SO का 98 कैसे होता है। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2:1 हो गया। प्लस सल्फर के पास 32 मास होता है, तो ये क्योंकि 16 इसका एटॉमिक नंबर है, 32 इसका मास होता है। ऑक्सीजन के पास 16 का मास होता है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 हो जाएगा। तो 64 प्लस 32 प्लस 2 इज इक्वल टू 98 आता। तो 7th वालों को भी है, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। पूछना किसी के भाई बहन हो 7th में, किसी के भैया हैं 7th में? भाई छोटा भैया तो नहीं होगा? नहीं आता सर उसको। किसका भाई है? करके मत कर। सर जो 7th क्लास के बच्चे जो शिखर आते हैं उनको भी आता है हाँ सर, शिखर वाले को तो आते ही। शिखर वालों को ही आता है। हाँ, शिखर वाले जो आते हैं बेटा उनसे पूछना, 7th वाले इसको कर सकते हैं आराम से, इजीली आपको बता देंगे। और पेपर में अगर रेड ऑन के हाथ दोगे, हो सकता है रेड ऑन का वो 90% पेपर कर दे सॉल्व। मतलब मुझे सर आपने गारंटी वो सेल्सियस फ़ारेनहाइट का ना? स्केल दिया था, वो भी क्या? बहुत इजी था। यस सर, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी दिया था। क्या दिया था? सर हम सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के वो दिए थे सर, मतलब क्वेश्चंस। कौन से स्टैंडर्ड?
नो सर, सर हम कह रहे हैं सर, आपने सेल्सियस फ़ारेनहाइट वाले मतलब वो उसमें क्वेश्चंस दिए, तो वो तो सर 7th क्लास के बच्चे भी कर लेंगे। ये भी कम से कम क्लास की 50% जनता गलत करके आई है। देखा है मैंने क्वेश्चन का आंसर। तुम्हें क्या लगता है 50% जनता गलत कर नहीं? कोई सी क्लास से पूछ लें, अगर अभी जिससे पूछेगा वो नहीं बता पाएगा। को पूछ लो अभी मैं फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कन्वर्जन फॉर्मूला नहीं बता पाएगा कोई। नहीं कहो पूछ लो अभी, तो तुम्हें नमूना पेश कर दूं तुम्हारे सामने, यस सर, पता है। पूछ लो। हुई सौभाग्य शर्मा वीडियो ऑफ करके बैठा है, वीडियो ऑडियो ऑफ करके बैठा है, नहीं बोलेगा। यस सर। हाँ बेटा, what is the relation of the formula in between Fahrenheit and degree Celsius? Can you please tell? सर इसमें कंफ्यूजन है। हाँ वो तो वही मतलब वही तुम्हें शो करना। क्या दिक्कत है बेटा? ऐसे ही लोगों को मैं ढूंढ रहा था, मतलब देखो पहला ही गेस सही निकला, मुझे तो चाहिए ना ये। अच्छा लगा आपने सपोर्ट किया। चलो, तो H2SO4 is 98, यहाँ पर है हाइड्रोजन के 2:1, 2:1, सल्फर के 32 और इसके 16:4, तो ओवरऑल 98 यहाँ पर मिल के आएगा H2SO4 का। H2 यहाँ पर है, तो H2 में यहाँ पर 2H2 हो जाएगा, तो 2 into 18, तो ओवरऑल 98 प्लस 2 into 18, तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए था 36 प्लस 98, जो कुछ होनहार बच्चों ने 98 अकेले किया, तो दिस इज 134। आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए किसी को। सर एक बार आप वो HNO3 का बॉन्ड वाला क्वेश्चन भी बता दीजिए। बेटा NO3 में HNO3 में एक NOH है, ये ऑक्सीजन का ये डोनेशन है बिल्कुल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ओवरऑल इस पार्टिकुलर कंपाउंड के अंदर 2 सिंगल बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और 2 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है। सर कल पेपर में 3 सिंगल बॉन्ड दिखा रहा था वो। सिंगल बॉन्ड मींस एक मैंने कोऑर्डिनेट सर बॉन्ड, T लगाया था। जैसे ट्री बनता है वैसा। ठीक कैसे आया? कोऑर्डिनेट भी तो सिंगल बॉन्ड होता हाँ, एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड, तीनों सिंगल बॉन्ड इधर से ट्रीट होगा या नहीं? सिग्मा बॉन्ड Yes, बताया था sir. क्लास में मैंने, सिग्मा Yes, बॉन्ड कुछ लोगों को तो सिग्मा बॉन्ड बताया ही था यार, खत्म हो गए यार। 134 इज आंसर इसका, और इसका तीन सिंगल बॉन्ड आ रहा होगा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बेटा। 70 कम से कम कंपाउंड के तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर हमने खुद से ड्रॉ करके दिखाए, कम से कम 60-70 तो बताए ही होंगे, उम्मीद करता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं सर 1 मिनट रुकेंगे? हाँ बताओ बेटा। HNO3 का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल दो यहीं पे, और K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकाल दो अभी का अभी। सर आइए वाले बता सकते हैं? FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। सर HNO3 का 63 है। ऊपर वाला पोटेशियम का फॉर्मूला है फिटकरी का, नीचे वाला फेरस अमोनियम सल्फेट का है। सर ये पूरा मतलब ये डॉट में है सर, HNO3 का डॉट 63 Al2। हाँ डॉट है भैया, डॉट है, सारे के सारे ये डॉट है बीच में। सर HNO3 का आ रहा है। HNO3 का 63। ठीक है जो भी आ रहा है। नहीं कर पाए सर अभी कर रहे हैं K2SO4 वाला। कर लो। कितनी चौड़ी गल रोहित यार गुजरा। सर 900 सर 950 आ रहे हैं सर। सर 949 के करीब आ रहे हैं। और कोई? सही सर अभी FeSO4 का निकाल रहे हैं।
3 पराठों को 3 लोगों में बांटना है। सर 392 आ रहा है दूसरे वाले का। हैं? सर 392 आ रहा है FeSO4 वाले का। ओके। सर सही है। हाँ कोई और है महारथी इधर? सर पहले वाले का सर K2SO4 का तो सर 948 है। सर वही अप्रोक्सीमेटली 950। चलो जो भी आए कैलकुलेट कर लेना, आपस में बात कर लेना। सर सही है क्या मेरा? सर मैथ से ज्यादा कैलकुलेशन सर इसमें हो गई। सर मैथ से ज्यादा कैलकुलेशन तो इसमें सर ज्यादा लंबी भी नहीं है, बस प्लस माइनस है। कोई नहीं कर पाया? सर कर लिया ना? यस सर, हो दूसरे वाले का हो। सर दोनों हो गए फर्स्ट सेकंड। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। जो भी आया आया देख लेना, मैं भी कैलकुलेट करना इजी नहीं समझता। एक का 392 है शायद फेरस अमोनियम सल्फेट का। यस सर 392। हाँ इसका 392 ही होता है, इसका मुझे याद नहीं है, अगर निकालना है तो निकाल लो आराम से। सर इसका 940 सर 948 ग्राम पर मोल। 949 आएगा, 8 नहीं 948 आएगा। सर चलो। 948 आएगा। अप्रोक्सीमेशन कर दो 950। आ गया, आगे बढ़े। यस सर आगे चलो। बढ़े। अब ग्राम मॉलिक्यूलस की मास की बात करते हैं। अभी तक ग्राम एटॉमिक मास था, अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास। पहले लिखना the amount of a substance, the amount of a substance in grams which is numerically equal to, in grams which is numerically equal to the molecular mass of that substance. The molecular mass of that substance. Am I audible? यस सर। यस सर। Okay. Is known as gram molecular mass of that substance. Gram molecular mass of that substance. अगर मैं आपको बताऊं एक शॉर्ट फॉर्म बताऊं, तो आपको केवल मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, उतने ग्राम आप लिख दो, उतने ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको जैसे वाटर का निकालना है तो आप आराम से इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो, 18 आ जाएगा। तो आप इसको बोल सकते हो कि 18 ग्राम है इसके लिए अवेलेबल। तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 ग्राम। ठीक है। अगर आपको NH3 का लिखना है आप लिख सकते हो 17 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। H2SO4 का लिखना है 98। ठीक है। सर ये जो मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है सर, ये मतलब अकेले एटम का ही नहीं होता ना सर, ये पूरे एलिमेंट का होगा सर, क्योंकि ये तो हाँ, बहुत ज्यादा बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल। क्वेश्चन लिखना एक
the number of gram molecules present in 490 gram of H2SO4. 490 gram of H2SO4. सर 5 ग्राम। 5 कोई और? सर 5 ही आएगा। सर 5 ही आएगा। चलो सर यही 5 ही आपको आएगा। निकालना है, यही आपको निकालना है 102 ग्राम ऑफ NH3 के लिए। ग्राम सर 6 ये 5 आ रहा है, ये 6 आ रहा है। यही आपको निकालना है 126 ग्राम ऑफ H2O के लिए। 8 टाइम्स सर 8 टाइम सर 8 7 सर 7 7 सर 7 आएगा ना? यही आपको निकालना है 46 ग्राम ऑफ NaCl के लिए। खत्म हो गए? सर हो रहा है 2 सेकंड। 8.5 चलो यही आपको निकालना है 400 ग्राम ऑफ NaOH के लिए। 10 इसका 10 कोई समस्या है अभी तक? नहीं सर नहीं। नो सर। चलो आगे बढ़ो फिर। यस सर। ठीक है, एक टर्म होता है फॉर्मूला मास। कोई बताएगा व्हाट इज फॉर्मूला मास? सर मैं आए। हाँ जी बताइए। सर अगर कोई भी कंपाउंड है या फिर कोई भी कुछ एलिमेंट है तो सर वो कोई कंपाउंड बनाएगा अपने स्टेबिलिटी को फॉर्म करने के लिए। फिर सर जो उसके जो फॉर्मूला है सर उसका जो मास निकल के आएगा सर उसी को आप फॉर्मूला मास कहते हैं। ये लगभग मॉलिक्यूलर मास जैसा ही होता है। ओके, एनीवन एल्स? सर जैसे फॉर एग्जांपल हम H2 की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है, फिर उसमें 2 का है वो, तो सर उसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूलर मास होता है वैसे हमारा फॉर्मूला मास भी होता है। फॉर्मूला मास का मतलब होता है एक पार्टिकुलर कोई सा भी फॉर्मूला आया है वो भी एक मॉलिक्यूल ही कहलाएगा। उस पार्टिकुलर फॉर्मूला के लिए जितना मास हमारा आएगा, अब उस फॉर्मूले में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन एलिमेंट को काउंट करेंगे, उनके जितने नंबर प्रेजेंट हैं उनको काउंट करेंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसको बहुत इजी टर्म में लिख सकते हो। अगर साइंटिफिकली आपको केमिस्ट्री का टर्म लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हो कि फॉर्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज रिलेटिव मास ऑफ द, इफ इट्स फॉर्मूला आ जाए कोवेलेंट कंपाउंड के लिए हो, आप कोवेलेंट कंपाउंड के लिए लिख सकते हो कि फॉर्मूला मास ऑफ एन कोवेलेंट कंपाउंड इज अ रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूनिट। तो आप हर किसी के लिए अलग अलग लिख सकते हो, लेकिन फॉर्मूला मास आपको सिंपल अगर लिखना है तो मास ऑफ द फॉर्मूला used for any particular compound is called formula mass। ठीक है, अब कुछ भी लिखना है आपको, अगर H2SO4 लिखना है ये भी एक तरीके का फॉर्मूला मास ही इसका निकल के आएगा और वही 98 इसका भी आएगा। आप यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो फॉर्मूला में आप क्या लिखोगे, 2 × 1 हाइड्रोजन प्लस सल्फर 1 है, आप इसको 32 लिखोगे, प्लस ऑक्सीजन 4 है तो आप 16 × 4 लिखोगे। ओवरऑल 98 इसका भी मॉलिक्यूलर वेट या आप इसका फॉर्मूला मास निकाल के ले आओगे। तो फॉर्मूला मास इज आल्सो द सेम थिंग एज द मॉलिक्यूलर मास। ओके, यस सर। यस सर।
चलो Yes. अभी तक तो पूरी पूरी यूनिट आती थी, और ऐसा भी होता है कि मास फ्रैक्शन में भी आए, तो जरूरी नहीं है कि मास फ्रैक्शन में। अगर NaCl का मास निकालोगे वो भी एक तरीके से फ्रैक्शन में ही मिलता है। आप अगर इसको निकालोगे तो 23 प्लस 35.5 आएगा, आप निकालोगे तो ये 59 या 58 या 59.5 के आसपास आएगा। वो भी एक तरीके से पॉइंट्स में है, जरूरी नहीं कि पूरी पूरी नंबर फाइंड हो, बट स्टिल एक और कंफ्यूजन होती है, आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कई सारे आइसोटोप्स फाइंड है। आइसोटोप्स कोई बताएगा आइसोटोप क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप? Sir, can I tell? यस Sir, can I tell? Okay, sir. सर सर वो अगर मतलब कोई जैसे मतलब एलिमेंट है तो सर उसके अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, मतलब उन वो आइसोटोप्स का जो अपना एटॉमिक नंबर होता है वो तो सेम होता है, एलिमेंट सेम होता है, लेकिन जो उनका एटॉमिक मास होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए वो उनको, इसलिए जो वो उसके जिनका एटॉमिक मास अलग अलग होगा एक पार्टिकुलर एलिमेंट का, वो अपने उसके आइसोटोप्स कहलाएंगे। कोई और बताएगा? Can I? या एनीवन कैन टेल व्हाट इज आइसोबार? यस सर, शैल आई टेल? हाँ हाँ बोलो। सर आइसोबार्स वो जैसे उनके जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट हो, एटॉमिक मास सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल आर्गन हो गया और एक कैल्शियम हो गया। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, कैल्शियम का 20 है, लेकिन दोनों का एटॉमिक मास दोनों सेम है, 40-40। ओके, तो आइसोटोप्स की जब एटॉमिक जब इनकी एटॉमिक वेट हम निकालते हैं तो आइसोटोप में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अब ऐसे मान लो बोला गया कि कार्बन के 2 आइसोटोप अवेलेबल हैं, कार्बन 12 है और एक कार्बन 13 है, तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकलेगा इसमें? ये सर फ्रैक्शन ही निकलेगा जो उसका एवरेज मान। हाँ लेकिन सर अबंडेंस जो होगी वो 12 की ज्यादा होगी, इसलिए उसका एटॉमिक मास 12 ले लेगा। ठीक है। अब जैसे मान लो बोला गया कि कार्बन 12 के हमारे पास 95% अवेलेबिलिटी है और कार्बन 13 की हमारे पास 5% अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं रिलेटिव मास निकालूं या फ्रैक्शनल मास निकालूं तो वो डिफरेंस आ जाएगा ना थोड़ा सा। तो ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास की जो वैल्यू बनाई गई है, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास का जो तरीका बनाया गया है, वो बनाया गया है ऐसे सब्सटेंसेस के लिए जिनके पास आइसोटोप्स अवेलेबल है। तो पहले देखना फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या होता है, लिखना द एटॉमिक मास ऑफ atomic mass of many substances lies in fraction, not in the whole number. Gavit Gupta, are you getting each and everything? Yes, sir. Not in the whole number. Not in the whole number. Atomic mass of many substances lies in the fraction, not in the whole number. When some isotopes occur for any substance, then it is not easy to tell exact atomic mass of होता क्या है, एक सब्सटेंस के अंदर कई सारे एटम प्रेजेंट है, कुछ प्रेजेंट ऐसे होंगे जो कार्बन 12 के होंगे, कुछ प्रेजेंट ऐसे हैं जो कार्बन 13 के हैं, कुछ कार्बन 14 के। तो वहां पर प्रॉब्लम ये है कि हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि उसका मॉलिक्यूलर वेट है क्या, राइट? तो इट इज नॉट इजी टू टेल एग्जैक्ट एटॉमिक मास. So for calculation, we use a formula. फॉर्मूला क्या है बेटा? m bar या m average is equal to abundance से मल्टीप्लाई करके m1 into x1 plus m2 into x2 plus m3 into x3 डिवाइड बाई, ये कितने भी हो सकते हैं, mn into xn डिवाइड बाई क्या हो जाएगी 100। x1 plus x2 x1 plus x2 plus x3, और
अगर एबंडेंस परसेंटेज में है तो ऑब्वियसली ओवरऑल जो सम आएगा वो 100 ही आएगा, x1 + x3 डॉट डॉट xn का, राइट। जैसे मान लो मेरे सामने अगर एक क्वेश्चन है कि भाई देखो मेरे सामने क्वेश्चन है कि 5% हमारे पास ऐसे कार्बन है जिनके पास कार्बन 14 है, 3% कार्बन के पास कार्बन 13 है, और बाकी बचे हुए 92% कार्बन के पास कार्बन 12 है। तो अगर मैं इसका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास पूछूं या एवरेज एटॉमिक मास पूछूं तो कोई बता लेगा? यस सर, 40 into 5 plus 12 into 92 plus 15 this 13 into 3 upon 100%. तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नो नो सर। सर। चलो तो ये हो जाएगा हमारा 92% हमारा कार्बन 12 है तो 92 into 12 प्लस कार्बन 14 का जो परसेंटेज है 5 है तो 5 into कार्बन 14 तो 14 प्लस 13 हमारे पास 3% और 13 into 3 डिवाइड बाई overall sum of the percentage, it is 5 plus 3 plus 92, 100. so overall it is 100, so 100 से हम डिवाइड कर देंगे। I don't think कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। नो सर। कोई दिक्कत है क्या? No sir, it is coming to No, sir. कितना आ रहा है? 12.03. 12.03 something. चलो बढ़िया 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 बढ़िया। और कोई, किसी और का आंसर? सर सेम आ रहा है। सबका ये सर 12.13। ये सर सेम आ बढ़िया। रहा है। क्वेश्चन अगला लिखो एक। अरे यार मेरा पेन है भी कम। चलो 99% हमारे पास क्लोरीन 35 अवेलेबल है, 35.5। 1% हमारे पास है क्लोरीन 36। तो अगर मैं एवरेज एटॉमिक मास पूछूं तो कोई बताएगा या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास? सर दोनों का मल्टीप्लाई और उनका सम अपॉन उनकी अबंडेंस। चलो 99 into 35 99 into 35.5 प्लस 36 into 1 डिवाइड बाई ओवरऑल। आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। जिन लोगों ने घर पे पढ़ा होता जाके, जब मैं ऐसे बोलता रहा कि नेक्स्ट क्लास में करके ले आना, 7-8 वीडियो देख के ले आना, सर में नहीं आई यार, क्या कर लिए ज्वाइन करके तुम क्लास, पता नहीं क्यों किए ज्वाइन। सर 35.5 आ जाएगा आंसर। नो सर। सर 35.505। हाँ सर मतलब 35.505 ही आएगा। तो आईपीएल वगैरह देख रहे हो नहीं तुम लोग? नो सर। हैं? नो सर। यस सर। स्पोर्ट इतना प्योर कौन है यार कि मतलब आईपीएल भी नहीं देखता? देखते हैं ना सर। सर मैं रोज देख देखता हूँ लेते ना सर। सर, मैं देखता हूँ। सब पसंद ही देखते नहीं है। देखो देखो सभी हाँ करने लगे। नो सर नहीं देखते सर, मैं कभी कभी देख पसंद लेता ही हूँ। नहीं है। सर मेरा सर पसंद ही नहीं है देखने। सर मजा ही नहीं करो यार। सर मैं कभी कभी देखता हूँ। एक क्वेश्चन है हमारे पास, नाइट्रोजन 14 हमारे पास अवेलेबल है 70%, नाइट्रोजन 15 हमारे पास अवेलेबल है 25%, और बचा हुआ हमारे पास अवेलेबल है नाइट्रोजन 14.5 रेस्ट। सर हो नाउ गया। कैन यू फाइंड द आंसर? सर हो गया। रेस्ट मतलब सर बचा हुआ। बाकी का बचा हुआ। कितना बचा हुआ है? सर 5%। सर 5%। सर 5%। क्योंकि 70% हमारे पास नाइट्रोजन 14 है और 25% नाइट्रोजन 15 है, तो ऑब्वियसली कि ओवरऑल इसने 95% कंटेन कर लिया है, तो 5% ही रिमेन रह जाएगा। जो 5% रह जाएगा उस 5% को कैलकुलेट कर लेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। उम्मीद करता हूँ समझ नो में। सर। तो 14.5 into 5 कर दोगे और प्लस 70% तो है 70 into 14 प्लस 25 into 15 डिवाइड बाई होल 100 आ जाएगी कैलकुलेशन। कोई दिक्कत? नो सर।
सर कुछ आंसर आ जाएगा सर 14.275। चलो अगले पार्ट में चलते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन एंड लॉस पढ़ते हैं हम, जो हमारे सब्जेक्ट का नेक्स्ट पार्ट है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन। सर हाँ जी बताइए। सर आपने सर एक लेक्चर में सर वो मोल सर मॉलिक्यूलर वेट सर आपने एक टेबल बताई थी सर, वो नहीं आई समझ में। कौन सी टेबल बताई थी? सर मतलब सर आपने ये वो सर एक फॉर्मूला भी लिखवाया था सर, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा वो 4-5 एरोज आ रही थी क्या, एक 22.4 की 22.4 की तरफ से? ये सर वही वाली। चलिए सर इसका आंसर सर 14.275 मतलब वो। हाँ? हाँ? 14.275 आ रहा है सर। तुम्हारी क्लास में मोल तो बता दिया ना रेडॉन ने, मैंने पिछले चैप्टर में मोल क्या होता है। मोल ये Yes, सर sir. मोल का भी बता दी। बेसिक चीजें सर आपने बताई सर दी आपने सर एक फॉर्मूला बताया था सर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, सर ये नहीं आया समझ में। हाँ हाँ वो आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो तुम, अभी आ जाएगा वो बाद में। पीवी इक्वल टू एनआरटी तब हम यूज करते हैं जब वहां से मोल निकालते हैं एनआरटी के, तो एन की जो वैल्यू आती है वहां से निकालते हैं, और वो हम फिर वहां पे बोल रहे थे कि गैस के रेशो है तो 22.4 से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्टली हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। आगे बात करेंगे हम, लेकिन अभी के लिए यही तक है। केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं पहले तो। What do you mean by chemical reaction? And can anyone tell about the difference between chemical and physical change? सर जो केमिकल Ma'am, sir, physical changes are the changes that are reversible, but chemical changes are not irreversible. Okay. Anyone else? Physical change is a temporary change and chemical change is a Sir, permanent Ma'am, sir, change. physical changes can be seen through our eyes, but chemical Can I changes are tell, not. Sir, can I? I? Sir, can I? नहीं मैं बताएंगे। और सर केमिकल चेंज में सर एनर्जी का लॉस और गेन होता है, हीट इवॉल्व होती है। सुनो, दो टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें हमारे साथ जो हमें कंपाउंड मिलेगा। भाई साहब प्लीज यार, आई विल जस्ट रिमूव यू फ्रॉम द क्लास, जस्ट प्लीज यार सुन लो यार 2 मिनट के लिए। आता है नहीं कुछ यार, 8 वीडियो देख ना पाए, मौके पे खत्म हो गए। हाइड्रेटेड डबल हाइड्रेटेड फॉर्मूला अगर आ गया उसका तो वहीं पे बोल्ड हो चुके हो, 134 उसका लिख नहीं पाए, सबका देखा हमने, क्या समझे तुम? सबका समझ पाए कि ट्वाइस कर देंगे वाटर का। मैं बताऊंगा कि ट्वाइस करके वाटर का, उसके बाद 98 उसमें ऐड कर दो, फिर कितना आएगा? तुमसे मैं एडिशन पूछूं? चलो, तो जो हमारा फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस इतना ही है। केमिकल चेंज जो होता है, केमिकल चेंज हमारा परमानेंटली चेंज होता है। दूसरी बात, केमिकल चेंज के कुछ ना कुछ ऐसे बैरियर होते हैं जिनको क्रॉस करने के बाद वो वापस लौटना मुश्किल होता है। जैसे वो एनर्जी ले ले मान लो, ठीक है, तो एनर्जी ले ले तो फिर एनर्जी के बाद वो अगर एक नई अवस्था में आ चुका है तो बैक साइड आना प्रॉब्लम करेगा। ये एनर्जी रिलीज कर दे तब वो नई अवस्था में अगर आ चुका है तो बैक साइड जाना प्रॉब्लम करेगा। या फिर वो अपने अंदर से गैस रिलीज कर दे, तो गैस रिलीज करने के बाद भी उसको बैक साइड वापस जाना प्रॉब्लम करेगा। तो कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं केमिकल चेंजेस में जिसमें, और जैसे नया सब्सटेंस बन चुका है, अब अगर उसका केमिकल कंपोजिशन अलग हो चुका है, उसकी बॉन्डिंग अलग हो चुकी है, तो वहां से वापस लौटना इजी नहीं है। गलत बात कह रहे हैं हम, ठीक है। जैसे अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मूला है, आपने देखा होगा कि वाटर आपके साथ चारों तरफ अवेलेबल है। अगर इतना इजी होता केमिकल रिएक्शन का बैक साइड जाना, तो समुद्र में या फिर जितनी हमारे तरफ चारों तरफ जो नदियां हैं या जो नलकूप हैं या जो हमारी फ्रिज है, हर जगह जो पानी हमने रखा हुआ है वो धीरे धीरे करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता। तुम्हें पता चलता वो वाटर में चेंज हुआ था, वाटर बना था, और वो नॉर्मल टेम्परेचर या फिर नॉर्मल कंडीशन में वो बैक साइड वापस जाके हाइड्रोजन की आइडेंटिटी अलग हो गई और ऑक्सीजन की अलग हो गई और वाटर ने अपनी आइडेंटिटी खो दी है। तो इस तरह से दिक्कत आती। तो केमिकल चेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कुछ एस्पेक्ट से, इनफैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा केमिकल चेंज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो और उससे नुकसान कम ही होते हैं, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कभी कभी, वही कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन मान लो, लेकिन आपको बेनिफिट्स लिखने के लिए बहुत सारे मिलेंगे, नुकसान लिखने के लिए कम ही मिलेंगे। तो देखो, केमिकल चेंज वो चेंज है जो परमानेंटली होता है, केमिकल चेंज वो होता है जो रिवर्सिबल नहीं होता है। और अब रिवर्सिबल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में मिलेंगी, हमने आपको बताया भी है, लेकिन उसके कंडीशन सिमिलर होती हैं, और वो सिमिलर कंडीशन पे या फिर उसके अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग तरीके से वो रिएक्शन के रिवर्सिबल के तरीके, मैंने कुछ केमिकल आपको बताया था, एक्टिव मास का कुछ फॉर्मूला, और शायद कुछ लोगों को बताया है, तो मैं नहीं कहना चाहूंगा,
लेकिन फिर भी बताया है थोड़ा बहुत, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अगर नहीं बताया रेड ऑन में तो एटलीस्ट नहीं बताया, लेकिन अपन डिस्कस करेंगे जब जैसे वो टॉपिक आएगा। तो हम जो फिजिकल चेंज है वो चेंज ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। जैसे मान लो वाटर का सॉलिड्स में बनना, ऐसे बनना उसमें आइस में, फिर आइस से वाटर में आ जाना, फिर वाटर का वेपर बन जाना, वेपर से फिर से उसका उसमें आ जाना। तो ये सब फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल है। ये रिवर्सिबल होते हैं, टेम्पररी टाइम के लिए होते हैं। यहाँ पर कोई एनर्जी का बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। अगर वो एनर्जी देता है तो अगर वो एनर्जी एक्सेप्ट करता है और किसी स्टेट में जाता है तो एनर्जी रिलीज करके वो बैक स्टेट में भी आ सकता है। जैसे कि हमने वाटर से और वेपर बनाई थी, तो एनर्जी कहाँ गई थी वाटर से वेपर बनाने में? 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर बनाने के लिए क्या दिक्कत होती है? क्या लगता है वहां? सर वो लेटेंट हीट होता है ना सर, लेटेंट हीट के रूप में सर वो खो जाती है, एनर्जी लॉस हो जाती है पूरी एनर्जी। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर में बदलने के लिए हमें कुछ लेटेंट एनर्जी का, इलेक्ट्रिक हीट का लॉस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो जाती है। और वही लेटेंट हीट उसको फिर से बैक साइड अगर वापस मिल जाए, जिसको उसको लॉस करना है, तो वो फिर से अपनी स्टेट में आ जाती है। तो ओवरऑल नेट चेंज जो एनर्जी का होता है वो जीरो ही रहता है। अगर कभी ms डेल्टा t के ऊपर हम बढ़ते हैं, हमने बताया ना स्पेसिफिक हीट वगैरह में क्वेश्चन तो करवाएंगे। यस सर बताइए। आते हैं ना या भूल गए? सर सब याद है। यस सर याद है सर। बढ़िया। तो देखो, तो केमिकल चेंज जब होता है तो अभी हम फिजिकल चेंज पे केमिकल रिएक्शन से बात करने वाले हैं, केमिकल कंबिनेशन से बात करने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं केमिकल रिएक्शन होने के लिए। किसी सब्सटेंस का होना जरूरी है जो रिएक्शन करेगा, और उसके बाद कुछ प्रोडक्ट बनेगा, उसका होना इंपॉर्टेंट है। तो वो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब राइट साइड में कुछ प्रोडक्ट बनेगा, कुछ रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे होंगे, किसी कंडीशन पे रिएक्शन होगी, कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी या कुछ एनर्जी रिलीज होगी, कभी गैस निकल रही होगी, कभी नहीं निकल रही होगी। लेकिन जो नया सब्सटेंस बन के आएगा, उसका कंपोजिशन, उसका तरीका, उसका व्यवहार, सब कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और पूछनी थी आपकी क्लास में, किसी दिन हम 7:30 से 8:30 के बीच में क्लास रख सकते हैं ना शाम को? यस सर रख लेना। नहीं, आज तो नहीं रख सकते, मतलब कभी भी तुम्हारे लिए हम ऐसा नहीं है। हमारे लिए फ्री होना है तो तुम्हें 7:30 से 8:30 के बीच में किसी ने ज्वाइन करना इन बिटवीन दिस वीक। तो मे बी संडे को 2 घंटे की क्लासेस हो, तो मैं एक बार रिवीजन करवाना चाहता हूँ तुम्हारा, तो हमें थोड़ा सा चलना पड़ेगा, तो मेरे को वो करवाना है। तो साथ देने के लिए तैयार सर हूँ बस आप बच्चे। जिस दिन क्लास लोगे सर उस दिन सर सुबह बता देना सर, क्योंकि तुम्हारा ये जो रिमेनिंग टॉपिक बचता है इसमें 2 लेक्चर मैक्स टू मैक्स जाएंगे, मुझे लगता है उससे कम ही जाने चाहिए। और उसके साथ साथ मैं एक क्लास शाम को ले लूंगा 7:30 बजे, आज नहीं मतलब किसी दिन। तो फिर अपन उसमें डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चंस करके आने, और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा सबको। और ये चीजें मैंने पहले ही बताई हैं, तो सब ठीक ठाक चल रहा है ऑब्वियसली, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। सर